हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज का हमारा यह टॉपिक होने वाला है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इस टॉपिक के बारे में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो सबसे पहले एक कहानी के माध्यम से यहाँ पे कुछ समझाया गया है कि जैसे कि एक रेणुका नाम की एक लड़की है। उसकी जो चाचा हैं वह क्या है, फोटोग्राफ़र हैं, जो कि वन्य जीवों का या फिर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए वे फोटोग्राफ़र का काम करते हैं। मतलब वहाँ से जो अच्छी वस्तुएं हैं, जो विचित्र वस्तुएं हैं, उनकी तस्वीर को लेते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वे रेणुका को दिखाते हैं। जब वे वापस आते हैं अपने घर, तो वे रेणुका को दिखाते हैं। तो रेणुका जो है उन तस्वीरों को अच्छे से देखती है। तो यह जो विश्व के कुछ इस प्रकार से तस्वीरें दिखाई गई हैं। यह देखिए, आपको जो अलग अलग लोग जो हैं, अलग अलग तरह से इनका पहनावा है, अलग अलग से दिख रहे हैं। उनका वर्ण का जो रंग है, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग हैं। आप इसमें फिगर में देखिए, आपको पता चलेगा। तो यह रेणुका जो है, यह लड़की इन तस्वीरों को देखने के बाद बोलती है कि वे कितना अलग दिखते हैं। तो उनके जो चाचा हैं वह बोलते हैं कि भले ही अलग दिखते हैं हमसे, लेकिन इनका जो विश्व में जो मनुष्य लोग रहते हैं, लेकिन वह भले अलग हैं हमसे, लेकिन उनका जो भोजन, कपड़ा, मकान जैसी जो ये वस्तुएं हैं, वे सब हमारे जैसे ही उनको आवश्यकता होती है इन चीज़ों की। वे हमारे ही तरह वे इन चीज़ों को आपूर्ति करते हैं। किसकी? भोजन, कपड़ा, मकान की। इस कहानी से बताने का तात्पर्य यही है, इनके माध्यम से उनका उद्देश्य यही है कि जो विश्व में इतने लोग हैं, 8 अरब जो जनसंख्या आबादी है पूरे विश्व की, उनमें जितने भी लोग निवास करते हैं वे भले अलग अलग दिखते हैं, उनका खान पान अलग है, लेकिन जो उनकी आवश्यकताएं हैं, यानी कि सभी मनुष्यों की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भोजन है, कपड़ा है, मकान है, ये मूलभूत आवश्यकताएं सबकी समान होती हैं। इनके बिना उनका जीवन या फिर मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। यह उनके जीवन की एक आधारभूत या फिर हम कहते हैं कि आवश्यक वस्तुएं हैं, जो कि उनको चाहिए होता है अपने जीवन को गुजारने के लिए। उसके बाद आता है कि अमेजन नदी, जो अमेजन बेसिन है, उनके जीवन शैली के बारे में बताया गया है। उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन ये अमेजन नदी क्या है, ये बेसिन क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये अमेजन जो बेसिन है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम बताते हैं कि मान लेते हैं जो यह अमेजन जो बेसिन है, यह कहाँ पे स्थित है। तो यह आपको देखने को मिल जाएगा दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में आपको पता होगा कि यह जो दक्षिण अमेरिका का मैप है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह मैप। यहाँ से होकर जाती है विषुवत रेखा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री या फिर भूमध्य रेखा। इस वाले 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री जो है साउथ में, यह जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा कि 10 डिग्री जो है उत्तर में और 10 डिग्री साउथ में, यह जो क्षेत्र बना, इसको कहते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ठीक है। इसी रेखीय वाले क्षेत्र पर कौन सी नदी है? जो अमेजन नदी है, यहीं से इसकी उत्पत्ति होती है, यहीं से ये गुजरती है और इनका यह क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। और ये जो नदी निकलती है पूरे क्षेत्र से, जब यह जो दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है और अपने जो जल को जब महासागर में विसर्जित करती है, तो वह कौन से महासागर में विसर्जित करती है? तो पूर्व में कौन सा महासागर है? तो यहाँ पे अंध महासागर, जिसको हम कौन सा नाम, अटलांटिक महासागर को ही हम अंध महासागर कहते हैं। और ये अटलांटिक महासागर में ही अपने जल को विसर्जित करती है, जो कि पूरब में इसके पड़ता है। यहाँ पे देखिए, ये पूरब वाला क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर, इसी में अपना जल को विसर्जित करती है। देखिए यहाँ पे, और ये जो जल विसर्जित कर रही है इस वाले भाग में, जब यह महासागर में अपने जल को विसर्जित करती है, तो जो ये वाला क्षेत्र हुआ जहाँ पे विसर्जित कर रही है, यह इसका मुहाना हुआ, यानी कि जहाँ पे यह मिलन करती है, यानी कि जिस स्थान पे कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, तो वह क्या होता है? उस नदी का मुहाना होता है। क्या होता है? मुहाना क्या होता है?
जब कोई नदी किसी जल राशि जैसे कि महासागर हुआ, सागर हुआ, वहाँ पे अपने नदी का जो अपने जल को विसर्जित करती है, वहाँ पे अपने अवसादों को इकट्ठा करती है, वो क्या हो गया, वहाँ पे ये जहाँ पे इकट्ठा जहाँ पे गिरती हुआ मुहाना, और जो अवसादों को ले जाके वहाँ पे इकट्ठा करती है मतलब गिराती है, उसको बोलते हैं हम क्या, डेल्टा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आया सहायक नदी। ये सहायक नदी क्या होती है, मान लेते हैं कि कोई एक प्रमुख नदी है, जैसे एक मेन रिवर है, मान लेते हैं अमेजन ही है, ये जो नदी है बहती हुई जा रही है, इसके साइड से कुछ नदियाँ जो छोटी छोटी नदियाँ आके इसमें मिल गई, यहाँ से कुछ मिल गए, कुछ इधर से ऐसे मिल गए, कुछ इसमें आके इस तरह मिल गए। तो ये जो नदियाँ मिल रही हैं छोटी छोटी नदियाँ, या क्या हुई, तो ये जो मेन रिवर है यानी कि जो अमेजन रिवर है, इसकी ये सहायक नदी हुई। कौन सी, तो ए वाली आपको जो दिख रही है, ये वाली क्या हुई, सहायक नदी हुई। किसकी, अमेजन बेसिन, अमेजन नदी की। अब एक शब्द आया था अभी बेसिन। ये बेसिन क्या होता है, तो ये बेसिन यह होता है कि जो रिवर मेन रिवर है यह गुजर रही है, इनमें से कुछ सहायक नदियाँ जो हैं आके इसमें मिल जाती हैं। मिलने के बाद क्या होता है कि ये जो जितने क्षेत्र में फैली हुई हैं, जितने क्षेत्र में फैली हुई हैं, इसको क्या बोलते हैं, यही बेसिन होता है। यानी कि जो नदियों का जो जाल बिछा हुआ है, जितने एरिया में बिछा हुआ वो क्या हुआ, नदी बेसिन हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं बेसिन। ठीक है। तो यहाँ पे एक फैक्ट दिया है कि मतलब जो हमारा ये अमेजन दिख रहा है, अमेजन नदी, ये कैसे पड़ा इसका नाम, तो यह लेखक जो है बुक बताती है कि स्पेन के अन्वेषक ने मतलब जो खोज करता है, जो खोज किए हैं इस नदी का, तो वह बताते हैं कि जो यहाँ के लोग थे वे सिर पर कवच, सुरक्षा कवच जिसको हेड गियर भी बोलते हैं, और घास के स्कर्ट मतलब कि घास के द्वारा अपने शरीर को ढके हुए थे। तो जब वे वहाँ पे पहुँचे, कौन, जो खोज करता थे, तो वे वहाँ पे पहुँचे तो आदिवासी ने क्या किया, इन पे आक्रमण कर दिया। ठीक है। इस पर जो खोजकर्ता वहाँ पे पहुँचे थे खोज करने के लिए उस नदी का, तो उन पे आक्रमण कर दिया। तो इनको जो खोजकर्ता थे वे प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला की योद्धा थी, जो आक्रामक समूह को याद दिलाता है। यानी कि इनके दिमाग में उस समय यह याद आया कि प्राचीन समय में जो रोमन साम्राज्य की अमेजोन्स नामक महिला थी, वह इसी प्रकार मतलब कि युद्ध वो भी करती थी, तो उनको इनकी याद आ गई। कौन, ये इस महिला की याद आ गई जिसका नाम था अमेजोन्स, तो इसी के नाम पे उन्होंने नाम ही रख दिया अमेजन इसका। तो यह केवल जानकारी के लिए है, आपको मतलब यह एग्ज़ाम पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए है कि इसका जो नाम है किस प्रकार पड़ा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, यह जो नदियां हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यह नदी बेसिन जो ब्राज़ील, पेरू और कुछ भागों में जैसे कि बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के क्षेत्रों में इसका फैलाव है, मतलब विस्तृत है यहाँ पे। लेकिन यह पुरानी बुक है, बहुत पहले की बुक है, तो इनका संस्करण पुराना हो चुका है। लेकिन आपको देखने को मिल जाएगा यह जो अमेजन नदी है इसका भी विस्तार एग्जैक्ट रूप में पता नहीं चल पाया कि मतलब इसकी लंबाई टोटल है कितनी। अभी मान लेते हैं जितनी भी लंबाई इसकी है, अगर फिर यहाँ पे फिर बाद में समय के परिवर्तन के साथ साथ इस लंबाई में वृद्धि देखने को मिल रही है, इस कारण इसका एग्जैक्ट वृद्धि नहीं पता चल पा रही इसकी लंबाई कितनी है। तो ये इनका विस्तार इस बुक में तो दिया है 8 प्रकार के 8 क्षेत्रों में। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, वेनेजुएला हो गया, गुआना है, यहाँ पे सूरीनाम है, यहाँ पे फ्रेंच गुआना है। तो ये अमेजन यहाँ पे ब्राज़ील वाला यह क्षेत्र हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, यह ब्राज़ील वाला क्षेत्र हो गया। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बोलीविया है, यह पेरू है। ठीक है। तो यानी कि 8 प्रकार के, इक्वाडोर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है। तो यहाँ पे 9 दिया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इस समय जो यहाँ पे आपको उरुग्वे है और अर्जेंटीना और यहाँ पे पराग्वे, इन सब में भी इसका विस्तार पाया जाता है। तो टोटल जो है 13 कंट्री हैं पूरे साउथ अमेरिका में, उनमें से 11 क्षेत्रों यानी कि 11 कंट्रीज़ में इनका विस्तार पाया जाता है, किसका, जो अमेजन नदी है। ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन गूगल पे सर्च करेंगे आप लोग
तो 8 कंट्री का ही नाम दिखाता है, शो करता है, परंतु जब मैप सेक्शन में जाएंगे तो जो मैप को ध्यान से देखेंगे तो पूरा यहाँ तक इसका विस्तार दिखाई देता है, इसका जो ये नदी है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि यह जो हमारा जो साउथ अमेरिका है, यहाँ से कौन कौन सी रेखा गुजरती हैं। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हमने बोल दिया, सॉरी, 0 डिग्री जो है विषुवत रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे जो इक्वाडोर है, ये वाला कंट्री पड़ता है। तो इसकी जो राजधानी है क्योटो, कौन सी, क्योटो, जो कि यह राजधानी जो है विषुवत रेखा पे ही स्थित है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ये जो विषुवत रेखा इससे गुजर रही है, यह किन किन कंट्री से होकर गुजर रही है। तो यहाँ पे देखिए, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया, यह भी यहाँ इसका जो क्षेत्र विस्तार है यहाँ तक है। तो इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, यहाँ पे ब्राज़ील हो गया। तो 3 देशों से होकर ये गुजर रही है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा कि 23.5 डिग्री, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा, ये साउथ वाले में पोर्शन में है ना, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ए वाले देखिए पोर्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मकर रेखा। तो मकर रेखा किस क्षेत्रों से गुजर रही है, यहाँ पे देखिए, चिली वाला पार्ट हो गया, ये चिली हो गया, अर्जेंटीना जो हो गया, यह भी इसका भी पार्ट है ना। उसके बाद आ गया पराग्वे, उसके बाद आता है हमारा जो ब्राज़ील, ये वाला पार्ट, ये कौन सा है, ब्राज़ील। यानी कि जो 4 कंट्री हैं, कौन से 4 कंट्री जो हैं, ये जो मकर रेखा पे स्थित है। और जो हमारा है विषुवत रेखा, यह कितने हैं, 3 कंट्री हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और इसके साइड में पूरे में आपको देखने को मिल जाएगा अटलांटिक महासागर, उसके पश्चिम में आपको देखने को मिल जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो इसका नाम हमने बता दिया अच्छे से, यह भी बता दिया फैक्ट। अब सहायक नदी को, यह जो है हमने इसको भी बता दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है कि जो अमेजन बेसिन है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, यह तो हमने अच्छे से बता दिया है, जो कि 11 देशों में फैला हुआ। अब आता है जलवायु। ये जलवायु क्या होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। जो अमेजन जंगल है या फिर अमेजन नदी है, इन्हीं वाले क्षेत्रों के बारे में बताया जा रहा है। अमेजन जंगल वाले क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे इसकी जलवायु क्या है। तो यहाँ पे जो अमेजन नदी है बेसिकली जो भूमध्य रेखा पे स्थित है, अभी हमने आपको मैप में अच्छे से बताया, तो भूमध्य रेखा पे के आसपास ये फैला हुआ। ठीक है, तो जो भूमध्य रेखा का आसपास वाला क्षेत्र होता है वह अत्यधिक गर्म होता है। क्यों, क्योंकि जो सूर्य की प्रकाश है, सूर्य की प्रकाश क्या करती है, सीधे पड़ती हैं। यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे नम जलवायु भी होती है। जो यहाँ का जो दिन रात होता है लगभग समान होता है। नहीं, कहीं पे देखते हैं कि आप कि दिन छोटा हो रहा है, रातें बड़ी हो रही हैं, या फिर रातें बड़ी हो रही हैं, दिन छोटा हो रहा है, इस प्रकार से कुछ। लेकिन यहाँ पे जो है, कहाँ पे, भूमध्य सागर पे, यहाँ पे जो दिन और रात हैं लगभग समान होते हैं। मतलब जितना समय रात का होता है उतना समय ही दिन का होता है, लगभग समान होते हैं। और यहाँ पे जो गर्म एवं आर्द्रता यहाँ पे अधिक होती है। तो यहाँ पे प्रतिदिन वर्षा होती है। प्रतिदिन 4 बजे के आसपास यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ पे किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी जाती है कि यहाँ पे वर्षा होने वाली है, कुछ इस प्रकार से। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगा कि मौसम वैज्ञानिक जो है अनुमान लगाते रहते हैं कि हाँ, यहाँ पे इतने दिन वर्षा होने वाली है, इस समय वर्षा होने वाली है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे लगभग 4 बजे के आसपास वर्षा होगी। इसी को हम कहते हैं 4 बजे की वर्षा। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 4 बजे के आसपास, लगभग 4 बज गया या फिर 4 बजे से थोड़ा मिनट पीछे या फिर थोड़ा मिनट आगे, यहाँ पे घनघोर वर्षा होती है। फिर उसके बाद वर्षा शांत होती है, रातें होती है, फिर सुबह खूब तीखी बारिश होती है, तीखी जो धूप निकलती है। इतना ऐसा कि पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे भी वर्षा होने वाली है। लेकिन जब 4 ही जैसे जैसे बजने वाला होता है तो उस समय कुछ मौसम इस प्रकार चेंज होता है कि वहाँ पे वर्षा बहुत तेज़ होने लगती है। इसी प्रकार होता है। और यह हालत जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही, जो यह परिस्थिति जो उत्पन्न होती है, न केवल कि यहाँ पे अमेज़न जंगल के पास ही, बल्कि जो विषुवत रेखा है वहाँ के आसपास वाले क्षेत्र में आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है वर्षावन। यह क्या होता है, इसको हम पढ़ लेते हैं।
अभी हमने बताया ना कि वर्षा यहाँ पे अत्यधिक होती है। इस कारण जब यहाँ पे वर्षा अधिक होगी तो यहाँ पे जो पादप हैं, वनस्पतियाँ हैं, इनको क्या होगी, नमी अधिक मिलेगी, जल अधिक मिलेगा। जब इनको नमी और जल अधिक मिल गया और दिन के समय में सूर्य का प्रकाश भी अच्छे से मिल गया, भूमि से उर्वरक मिट्टी को तो प्राप्त कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, वनस्पतियाँ अधिक मात्रा में उगेंगी, पेड़ पौधे अधिक होंगे, घने होंगे यानी कि सघन होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ के जो जंगल है, अमेज़न जंगल सदाबहार होते हैं, मतलब हमेशा हरे भरे रहते, इतने घने होते हैं यहाँ के जंगल कि जो सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नीचे पृथ्वी तक पहुँच ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ के जो जंगल होते हैं वे सूर्य के प्रकाश को ऊपर ही रोक लेते हैं। ये जो शाखाएँ बनी होती हैं पेड़ों की, ये छत के नुमा होती हैं। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश अंदर आ ही नहीं पाता है, नीचे तक, ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, नीचे तक आ ही नहीं पाता। और इस कारण आप अनुमान लगा सकते हैं क्या यहाँ पे बड़े जीव जंतु पाए जा सकते हैं। इस प्रकार से जो जंगल इतने घने हैं कि यहाँ पे जब सूर्य की प्रकाश की किरणें नहीं आ पा रही हैं तो क्या यहाँ पे बड़े जीवों का यहाँ पे जीवन संभव हो सकता है? नहीं, यहाँ पे रह ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं वह अत्यधिक छोटे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पक्षियाँ तो पाई जा सकती, क्यों? क्योंकि पक्षियों को चलने के लिए तो ज़रूरत नहीं है, वे तो उड़ के आती हैं, उड़ती हैं, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं तो उड़ के ही तो जाती हैं, तो उनको चलने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे सांप हुआ, अजगर हुआ, सरीसृप हो गया, जैसे कि जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं वे पाए जाते हैं। विशेष प्रकार का एक बंदर पाया जाता है जो कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, जिसके जो हाथ होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं। ये टहनियों पे ही रहते हैं हमेशा, मतलब पेड़ों पे ही हमेशा अपना जीवन गुजारते हैं। तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक अगर जाना हो तो ये अपने हाथों का ही प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान चलते हैं, मतलब ये ज़मीन पे नहीं रहते हैं, हमेशा ये वृक्षों पे ही पाए जाते हैं। तो यह रहा बंदर। ठीक है, और यहाँ पे एक विशेष प्रकार की पक्षी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं टुकन है। ठीक है, ये आप देखिए, इसका जो चोंच है बहुत ही लंबा है। यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं और टैपियर, यह भी जो जीव है, जानवर है, यह भी पाया जाता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया है फैक्ट, देखिए, ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, यानी कि इनमें जो पत्तियाँ होती हैं ये अपने पत्तियों में जल को संचित कर लेता है और जिससे कि अपने जीवन को यापन करता है, मतलब जिंदा रहता है उसके माध्यम से। और जो मेढक होते हैं, मेढक जैसे जो प्राणी होते हैं, इन जल के पॉकेट पर उपयोग कर अंडा देने के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वर्षा वन के निवासी। अब यहाँ पे लोग जो रहते हैं किस प्रकार रहते हैं, उनका जीवन यापन कैसा होता है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इस प्रकार से कुछ बताया गया है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे यह है कि जो यहाँ के लोग निवासी हैं, आपको देखने को मिल जाएगा अधिकतर जो वनवासी होते हैं, जो वनों में निवास करते हैं, तो वे क्या करते हैं, जंगलों को काटते हैं। ठीक है, जंगलों को काट कर यह फसल उगाते हैं। ठीक, फसल उगाते हैं, यहाँ पे खेती करते हैं, कृषि करते हैं, और जो नदियों से क्या करते हैं कि मछली पकड़ के अपने भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और यह धीरे धीरे जब इनकी जो जहाँ पे ये कृषि करते हैं, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में, तो इसकी धीरे धीरे उर्वरता जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो जब इसकी उर्वरता ख़त्म हो जाती है तो वे उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाते हैं। दूसरे स्थान पे खेती, वहाँ पे जंगलों को काटते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, वहाँ पे फिर कृषि लायक जो ज़मीनें विकसित करते हैं, मतलब कि वहाँ पे कृषि करने लायक क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है, समतल एरिया, फिर वहाँ पे अपनी कृषि करते हैं, अपना जीविकोपार्जन करते हैं। पुनः जो पहले वाली क्षेत्र होता है जिसको छोड़ के चले गए हैं, यहाँ पे फिर से क्या होता है कि यहाँ पे फिर से घास फूस उगने लगते हैं, तो ये फिर से ये जो मिट्टी होती है उर्वर होने लगती है, मतलब कि उर्वरता इनमें फिर से आने लगती है। तो ये जो यह प्रक्रिया होती है, जिस प्रकार से ये लोग कृषि करते हैं ज़मीन, जो पेड़ पौधों को काट के, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस पद्धति को क्या कहते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली। ठीक है, पद्धति। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि यह क्या होता है। तो ये क्या होता है, फसलों, जो पेड़ पौधे होते हैं उसको काट के, उसको जला के,
कृषि योग्य क्षेत्र ज़मीन बना के वहाँ पे खेती करते हैं। तो यही है। यह मुख्यतः कौन सी फसल उगाते हैं? तो टोपियोका, अनानास, शकरकंद, ठीक है, जिसको उसके बाद आगे देखिए यह जो मछलियों का शिकार करते हैं, यह हमने बता दिया। उसके बाद ये साग सब्जियों का उपयोग करते हैं भरण पोषण के लिए अपने। उसके बाद आगे हम देखते हैं कुछ यहाँ पे दिया है कर्तन प्रणाली या पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो ये मैंने आपको बता दी है। ये वही करते हैं कि एक जो वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उसको काट के साफ करके उसको जला देते हैं लोग, ठीक है। जो वृक्ष की पत्तियाँ होती हैं सब जला देते हैं, जिससे कि पोषक तत्व मिट्टी को मिल जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार वे वहाँ के जो वर्षों तक वहाँ पे फसल को पैदा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब धीरे धीरे उसकी उर्वरता ख़त्म हो जाती है तो वे उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान तक जाते हैं। वहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, वृक्षों को काटते हैं, फिर जलाते हैं। तो वहाँ पे खेती करते हैं। जो पहला वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे फिर से उपजाऊ हुआ बन जाता है, और वह वहाँ पे फिर अगर वह चाहें तो फिर से उस वाले स्थान पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार है। आगे देखते हैं हम। यह अमेज़न जो जंगल था इतना भयानक था, इतना बड़ा था, लेकिन वर्तमान समय में मानव जो है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए इनमें धीरे धीरे क्या कर रहा है, इसको नष्ट करता जा रहा है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे लुप्त के कगार पे है। अभी भी ये बहुत बड़े जंगल हैं, लेकिन जो पहले की तुलना में जो पहले जंगल था ये वाला, उसकी अपेक्षा बहुत ही यह विरल हो चुका है। कुछ इस प्रकार से आप फोटो में देखिए। जो अमेज़न जंगल था पहले इस प्रकार था। मानव ने अपने ज़रूरतों के हिसाब से इसको काटा, इनमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काटा। तो कुछ इस प्रकार से हो गया। यहाँ पे देखिए इनके जो पौधों की संख्या कितनी कम हो गई। उसके बाद फिर भी मानव नहीं मानता है, फिर भी ये काटता चला जाता है। उसके बाद देखिए अब इतना ही बचा है। और आप जानते हैं यह जो जंगल है इसको कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा, ठीक है, लंग कहते हैं पृथ्वी का। जो क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार हमारा फेफड़ा होता है वायु को क्या करता है, वायु की सप्लाई करता है हमारे पूरे शरीर में, उसी प्रकार ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, ठीक है। उसी प्रकार यह जंगल जो कि क्या है, जंगल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इन सब से क्या करते हैं कि वे भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाने के बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है, यह आपको पता होगा। तो ऑक्सीजन जब रिलीज करते हैं तो वह जो ऑक्सीजन रिलीज किए उसी से क्या करते हैं, हम श्वास के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन जो मानव है इतना लालची है कि वह क्या कर रहे हैं, इन जो पौधों को काटता जा रहा है। जब पौधे कम हो जाएंगे तो हमें क्या होगा, जो हमारे वायुमंडल में है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी। और इस जंगल का एक और विशेषता है कि यह क्या करते हैं, वर्षा के रूप में सहायक होते हैं, ठीक है। और यह ध्वनि को अवशोषित करते हैं। इसीलिए जो सड़क देखे होंगे आपको, तो सड़क के किनारे किनारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि यह प्रदूषण को कंट्रोल करते हैं और जो ध्वनि होता है उसको अवशोषित करने का काम करते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो पेड़ पौधे हैं इनको कहते हैं मफलर के रूप में इनको कहा जाता है, नाम दिया गया है मफलर इसका, यह पौधों को, ठीक है। उसके बाद आता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, इनके बारे में बात की गई है। तो आप जानते होंगे कि जो गंगा है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, और जो ब्रह्मपुत्र है यह तिब्बत से होकर नदियाँ निकलती हैं। तो ये इनकी जो सहायक नदियाँ आपस में जब मिलती हैं तो क्या करती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। अभी बेसिन क्या होता है हमने आपको अच्छे से समझाया। तो ये जो गंगा नदी है इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, घाघरा नदी, सोन नदी, ठीक है, सोन नदी, चंबल, गंडक, कोसी, गंगा की जो क्या है सहायक नदियाँ हैं। इन नामों को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्या कि जो गंगा की सहायक नदी कौन है, यह पूछा जाता है। या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि गंगा की उत्तर वाली जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं, गंगा के दक्षिण में कौन कौन सी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। या फिर कुछ इस प्रकार पूछा जा सकता है कि गंगा के पूरब से होकर पश्चिम तक जो
जाने वाली नदियाँ, मतलब कि जो मिलने वाली जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी है, पूर्व से पश्चिम की तरफ या फिर पश्चिम से पूरब की तरफ, क्रम में पूछ लिया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान जो होते हैं, पर्वत, हिमालय के गिरिपाद एवं सुंदर वन डेल्टा। उसके बाद क्या दिया है, इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती है। चाप झील क्या होता है हमने आपको अच्छे से बताया था पिछले क्लासों में, अगर नहीं पता है तो आप पीछे जाके पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ की जलवायु क्या है, मुख्यतः मानसूनी होती है। मानसून के मध्य जून से सितंबर तक की, ठीक है, बीच यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी, शीत ऋतु में ठंड होती है। उसके बाद ये यहाँ पे बताया गया था। अब मानचित्र में हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि गंगा बेसिन का क्षेत्र है। गंगा बेसिन गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से होकर जाती हुई ये क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में आके विसर्जित कर देती है अपने जल को। इनमें विभिन्न प्रकार की नदियाँ हैं, जैसे घाघरा हुई, गंडक हुई, सोन नदी हुई, और इस प्रकार से विशेष कई प्रकार की नदियाँ आके इनमें इस तरह से मिलती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इनका जो विस्तार है, यहाँ पे यह वाला पूरा क्षेत्र क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं बेसिन, गंगा बेसिन। ठीक है, अब एक प्रश्न उठता है कि यह जो गंगा का विस्तार है यह किस किस क्षेत्र वाले एरिया से होकर गुजर रहा है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कौन सा स्टेट है, यहाँ पे उत्तराखंड है, फिर आपको आता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका दिल्ली है, दिल्ली के बाद यहाँ पे राजस्थान है, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे झारखंड, ये वाला बिहार, यहाँ पे नेपाल वाला क्षेत्र तो आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल। मतलब इतने स्टेट से होकर यह जो हमारी जो गंगा बेसिन है होकर गुजरती है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा तिब्बत। ठीक है, तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ये अपने अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती हुई यहाँ पे कुछ इस प्रकार बंगाल की खाड़ी में अपना जो जल है विसर्जित करती है। तो ये दोनों जहाँ पे जल विसर्जित करते हैं यहाँ पे कौन सा डेल्टा बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, जो कि प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन डेल्टा, जो यहाँ पे आप अच्छे से देख लिए होंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ बताया गया जैसे कि बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती हैं। ठीक है, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। मतलब पर्यावरण के अनुसार ही जनसंख्या निवास करती है। उनका निवास स्थान कहाँ होगा, उनके उस स्थान की जलवायु कैसी है, क्या उनके अनुकूल है, तो यह सब देख के कोई भी जो मानव बस्ती है वहाँ पे निवास करती है। इन सब के दृष्टिकोण को देखते हुए जहाँ पे तीव्र ढाल होते हैं, कि जो पहाड़ होता है जहाँ पे तीव्र ढालें होती हैं उस पर्वतीय क्षेत्र में बसने लायक नहीं होता, क्योंकि वहाँ से जो हवाएं होती इतनी तेज़ चलती हैं ना कि यहाँ पे बसावट का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। इस कारण यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है या फिर ना के बराबर यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पे कम पाए जाते हैं, कम लोग रहते हैं। जो मानव प्रवास के लिए मैदानी जो क्षेत्र है सबसे उपयुक्त है। आपको देखने को मिल जाएगा यूपी बिहार, ये मैदानी क्षेत्रों वाला भाग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है क्या है, यूपी की ही है। ठीक है, तो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि राजस्थान में यहाँ पे भी कम है। क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तानी एरिया है। सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट है, तो यूपी। इसकी जो जनसंख्या आबादी है पूरे स्टेट से सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे हर चीज़ उनकी जो मानव जीवन के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं हर चीज़ की आपूर्ति आसानी से हो जाती है। कृषि लायक, एग्रीकल्चर लायक अच्छे से यहाँ पे ज़मीनें मिल जाती हैं। ठीक है, तो अतः यहाँ पे जो जनसंख्या जो घनत्व होता है अधिक होता है। अब यहाँ पे आ गया एक शब्द जनसंख्या घनत्व। अब ये क्या होता है, एक बड़ी समस्या है। तो जनसंख्या घनत्व वे होता है कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर वाले क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं उसको हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व।
इसका कुछ मानक है, यही 1 किलोमीटर वाले क्षेत्र में जितने लोग निवास करेंगे उसको हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो यह जो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है कि जनसंख्या घनत्व उत्तराखंड का 189 है, जबकि वहीं बात करते हैं पश्चिम बंगाल का तो 1029 है। उसके बाद बिहार का 1102 है। यह मानक कौन सा है? तो यह मानक आपको देखने को मिल जाएगा 2011 की जनगणना का है। ठीक है, अभी तक कोई जनगणना हुई नहीं, आपको 2021 और 22 में होने वाली थी, लेकिन वह कोविड के कारण नहीं हुई। तो अभी तक का जो भी मानक लिया जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही उनको मानक मान के, उसको बेस ईयर मान के हम उसका मापन करते हैं। तो एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का था। इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता ही नहीं, पूछा गया भी है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा। तो कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व किस राज्य का है, या फिर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अधिक है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसलिए इस फैक्ट को अच्छे से देखिएगा। बाकी जो हम इस वाले टॉपिक पे अच्छे से बात करेंगे कि इसमें जनसंख्या वाले चैप्टर में। तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिएगा इसका। उसके बाद आगे देखते हैं हम। यहाँ की जो खेती है, समतल एरिया है तो क्या होगा, कृषि के लिए अच्छा अनुकूल माना जाएगा, व्यवसाय अच्छे से लोग कर सकते हैं। तो यहाँ की जो प्रमुख फसल होती है कौन सी होंगी? धान होती है, गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना, जूट, जो कि नकदी फसल कहते हैं इसको। इस प्रकार की एक यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। असम में आपको देखने को मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल में कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं तो वहाँ पे चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क जो है, कीड़े के संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जो रेशम का उत्पादन किया जाता है इन्हीं से किया जाता है। और जो पर्वतों के क्षेत्र पे आपको देखने को मिल जाएगा, मंद ढलान होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वेदिकाएँ, जो कृषि करने के लिए वेदिकाएँ बनाई जाती हैं। अब वेदिकाएँ क्या होती हैं, यहाँ पे आप फिगर में देखिए, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मेड़ बना देते हैं, यहाँ पे ढलान बना देते हैं, जिससे कि जो यहाँ पे जल आता है वह डायरेक्ट नीचे ना आके कुछ समय के लिए यहाँ पे टिका रहे, जिससे कि जो यहाँ पे फसल उगती हैं इनको भी जल की प्राप्ति होती रहे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि हाथी हुआ, बाघ, हिरण, बंदर। ये यहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं सामान्य जीव हैं, मतलब ये हर जगह हमेशा पाए जाते हैं। लेकिन आपको देखने को मिलेगा एक सींग वाला गैंडा, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये असम की काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, उसी के लिए फेमस है एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की नदियों में भी पाया जाता है यह। डेल्टा के क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल। ठीक है, नदी के साफ जल झील बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में ये जलीय जीव हैं जो पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे एक आपको देखने को मिल जाएगा, कहानी के माध्यम से बताया है कि उनका जीवन साधन क्या होता है, किस प्रकार वे मनुष्य अपने जीवन को उपार्जन करता है, किस प्रकार वे अपने भोजन का इंतज़ाम करता है, कुछ इस प्रकार से बताया गया। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आगे हम देख लेते हैं इसको। एक फैक्ट दिया है कि जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल मतलब इनमें साल्ट की मात्रा नहीं है। ठीक है, साल्ट की मात्रा नहीं है, यानी कि ये जो जल होता है स्वच्छ होता है, पीने लायक होता है, इसको हम पी सकते हैं। तो एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है इन वाले गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इनका जो अलवड़ जल होता है, इनमें कौन से जो डॉल्फिन पाई जाती है इसी वाले क्षेत्र में पाई जाती है, स्वच्छ जल में पाई जाती है। इसको स्थानीय भाषा के नाम से हम सुसुर कहते हैं। ठीक है, जो यह डॉल्फिन होती है अंधी होती है, इसको दिखाई नहीं देता। अब ये दिखाई नहीं देता तो ये अपना शिकार कैसे करती है, यानी कि अगर हम मान लेते हैं इसके आगे कोई खतरा है तो खतरे को कैसे जानती है कि इसके आगे खतरा है, हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो डॉल्फिन होती हैं, डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक तरंगे निकालती हैं।
कुछ इस प्रकार से आवाज़ करती हुई चलती हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगे निकालती हैं। ये जो तरंगे होती क्या करती हैं कि जो आगे की तरफ मूव करती हैं। अब मूव करते हुए अगर आगे की तरफ ऐसे निकल गए तो वापस टकरा के नहीं आती हैं किसी वस्तु से। तो ये जो डॉल्फिन होती है इनको पता चल जाता कि आगे कोई वस्तु नहीं है और आगे की दिशा इनको पता चल जाती है। जैसे ही अगर ये अल्ट्रासोनिक जो तरंगे निकालती हैं, ये पुनः जो निकालती हैं, ये पुनः उनके पास वापस आ जाती हैं टकरा के किसी वस्तु से। तो इनको पता चल जाता है कि आगे कोई वस्तु है जिससे कि इनको खतरा है। तो वहाँ से वह रघु चक्कर हो जाती है या फिर 9-2-11 हो जाती है, हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार वह अपनी सुरक्षा करती हैं। और इनके यह अंधी इसीलिए कहा जाती है क्योंकि यह देखती नहीं बल्कि यह अनुमान लगा कि अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा ही पता चलता है इनको। और यह जो है कि गंदे स्थानों पे या फिर हम बोले कि अस्वच्छ जलों में इनका निवास नहीं पाया जाता। यह हमेशा स्वच्छ जलों पे निवास इनका पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए आता है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, यह एक क्षेत्र से जब गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती हैं। तो जो हमारी गंगा रिवर है वह जब होकर गुजरती है, कई शहरों से होकर गुजरती है, बड़े बड़े शहरों से, छोटे मोटे कस्बों से होकर तो गुजरती है, लेकिन कई शहर हैं, ऐसे शहर हैं जिससे यह होकर गुजरती है। तो वे कौन कौन से शहर हैं? जैसे है कानपुर हो गया, यूपी में पड़ता है, वाराणसी, इलाहाबाद, ये सब यूपी में पड़ने वाला, लखनऊ भी यूपी में पड़ता है जो कि कैपिटल है यूपी की। उसके बाद पटना है जो कि बिहार में पड़ता है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इन सब बड़े जो शहर हैं इनसे होके गंगा रिवर होकर गुजरती है। तो इन शहरों से होकर गुजरती है, लेकिन इन शहरों के कारण इनको बहुत अधिक समस्याएं देखने को मिलती है। जैसे कि हमारी जो गंगा है, शुरुआत में स्टार्टिंग से हम देखते हैं जब उत्तराखंड से होकर गुजरती है आती है, तो वहाँ पे उत्तराखंड के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे कि जो हरिद्वार है वहाँ तक के कुछ क्षेत्रों तक जो हमारी गंगा रिवर है इसका जो जल साफ़ होता है, क्लीन होता है, इनमें किसी भी प्रकार के जीवाणु या विषाणु नहीं पाए जाते हैं, क्लीन होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ती है रिवर, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब से होकर जब गुजरती है तो बड़े बड़े जो शहर हैं कानपुर, वाराणसी, ये जो कानपुर है यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी स्थित हैं। ठीक है, फैक्ट्रियाँ बनाई गई है। जब इनसे होकर गुजरती है यह रिवर, तो इन फैक्ट्रियों से जो भी रासायनिक पदार्थ हैं, कचरा है, इन नदियों में डायरेक्ट डंप कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ जो कचरे होते हैं उनमें क्लीन किया जाता है, फिर उसके बाद उसको डिपॉजिट किया जाता है। लेकिन कितनी मात्रा में उसको क्लीन किया जाता है उसका कोई मानक ही नहीं है। लेकिन जितने भी पदार्थ इसमें गिराए जाते हैं, लगभग जो हम बात करें दिल्ली की, तो 50% केवल उसको क्लीन किया जाता है और 50% डायरेक्ट इसको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। लेकिन जो 50% क्लीन किया जाता है वह कितना क्लीन होता रहा होगा, यह तो वही वहाँ की सरकार जाने, वहाँ के लोग जाने। लेकिन जब देखने को मिलता है वहाँ पे जो रिवर है अत्यधिक प्रदूषित देखने को मिलती है। इस कारण जो मान्यता लोगों की बनी हुई है, जो हिंदू लोग हैं वह गंगा नदी को एक मतलब पूजते हैं, उनको देवी के रूप में पूजते हैं गंगा रिवर को। ठीक है, उनको मान्यता इतनी अधिक है कि वह उनको अपने धर्म से जोड़ के चलते हैं। लेकिन पहले के समय में ऐसा था कि जो गंगा नदी का जो जल होता था इनमें कीड़े नहीं पड़ते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप स्वच्छता को देख सकते हैं। लेकिन सामान्य जल को अगर हम देखें तो अगर पानी वह रुका हुआ है तो उनमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वह क्या करते हैं, जो जब वहाँ पे मीथेन को निर्माण करते हैं अपनी प्रक्रियाओं द्वारा, तो वे क्या करता है, जो पानी सड़ने लगता है। जब पानी सड़ने लगता है तो उनमें से गंध आने लगती है। ये हम बता रहे हैं सामान्य जल की। लेकिन यह आपको देखने को मिलेगा जो गंगा जल है इनमें यह प्रक्रिया नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन मानव द्वारा इनमें इतना प्रदूषण किया ही नहीं गया, बल्कि अभी भी जारी है। ठीक है, तो यह जो गंगा का जल इतना प्रदूषित हो गया है, अब यह गंगा जल में अगर आप देखिए ला के रखते हैं तो गंगा जल का जो जल है वह भी परिवर्तित नज़र आता होगा।
अभी हम आपके मतलब ये कहीं सुनी बातें नहीं बता रहे, बल्कि हम अपने घर में ही देखें कि गंगा जो जल था वह रखा रखा था और कुछ समय बाद देखा गया, कुछ महीनों बाद, तो वह हरे कलर का परिवर्तित हो गया। यह क्या है? तो उसी का प्रकोप है। क्यों? क्योंकि ये जो गंगा जल है वह प्रदूषित हो रही है। इसी गंगा जल को सुरक्षित करने के लिए, इनको साफ करने के लिए गंगा जो भारत सरकार है नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम को लाती है, जिससे कि गंगा जल को संरक्षित किया जा सकते, जो गंगा जल है, जो गंगा नदी है, इनको संरक्षण दिया जा सके। ठीक है। उसके बाद आता है, आगे देखते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि बड़े बड़े जो क्षेत्र होते हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं, वे आपको देखने को मिल जाएगा नदियों पे ही मतलब नदियों के किनारे ही हैं। जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी पर स्थित है, जो प्रमुख महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ पे आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो कि वहाँ पे ताजमहल आपको देखने को मिल जाएगा। इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद यह गंगा यमुना के संगम के यहाँ पे स्थित है, यहाँ यहीं पे संगम है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम काजीरंगा मानस वन्य प्राणी अभय वन जो है अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जो जनजातीय संस्कृति है, कई दर्शनीय स्थल है जहाँ पे लोगों का, पर्यटनों का जो है महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे होती है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अभ्यास का प्रश्न। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि उस महाद्वीप का नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है। दूसरा, अमेजन बेसिन के लोग कौन कौन सी फसल उपजाते हैं। तीसरा, अमेजन के वर्षावन में कौन सी पक्षी पाई जाती है। ठीक है। गंगा नदी के तट पे प्रमुख शहर स्थित है, कौन से शहर है यह बताना है, जो कि हमने अभी बताया था आपको। उसके बाद आता है एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। असम में पाए जाते हैं, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीपल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि टूकन क्या है। तो टूकन एक पक्षी थी, हमने बताया था आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ कहाँ का यह प्रमुख भोजन है, यह आपको बताना है। कोलकाता किस नदी पे स्थित है, अभी हमने जस्ट बताया, यह आप बता सकते हैं। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं। शंकुधारी वृक्ष के, पर्णपाती वृक्ष के, छुप वृक्ष के, तो ये आप इसमें से बता सकते हैं। उसके बाद आता है बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं। पर्वतों में मिलते हैं, डेल्टाई क्षेत्रों में मिलते हैं, अमेजन नदी में मिलते हैं। तो ये डेल्टाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मिलान, जिसको कि हमें एक विकल्प से दूसरे वाले में मिलाना है कि कौन सा हो सकता है, तो आप बता सकते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा है कि कारण बताए। तो वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तो यह आपको बताना है। यह तो मानव का ही प्रकोप है, उन्हीं के द्वारा असंतुलन फैला जा रहा है, तो आप इसको बता सकते हैं। फिर बोला है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है, कारण बताइए क्यों होती है। तो उसके बाद अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया, तो आगे की चैप्टर के बारे में हम कल बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर जो चैनल पे जो नए मेंबर्स हैं वे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं फ्यूचर में तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।